स्टैट्स। चलिए भाई, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो स्टैट्स। ओके, तो अपन बात करें स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक जो मीनिंग था वो तुम लोगों को मैंने बता दिया है। अब उसके बाद इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे कोई भी कोई भी अपन बात करते हैं, किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, तो उसके अंदर उसमें यूज आने वाली बेसिक जो टूल्स होती है या बेसिक डेफिनेशंस जिनको बोल सकते हैं या बेसिक टर्म्स जिनको अपन बोल सकते हैं, वो बेसिक बेसिक जो टर्म्स है उनको अपन समझ लेते हैं कि किस कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है ना। तो फर्स्ट जो इसमें, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सम ऑफ बेसिक डेफिनेशंस। सम ऑफ बेसिक डेफिनेशंस। सम ऑफ बेसिक डेफिनेशंस। तो फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन है अपना, दैट इज डेटा। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है वो है अपना डेटा। तो डेटा के लिए लिखे कि डेटा क्या है भाई। द वर्ड डेटा मीन्स, द वर्ड डेटा मीन्स, the word data means information in the form of, information in the form of numerical figures. The word data means information in the form of numerical figures or a set of given facts, or a set of given facts. or a set of, or a set of given facts. आगे लिखिए इसमें, it is collection of, it is collection of facts and figures. It is collection of facts and figures. तो इसमें जैसे कोई भी एक एग्जांपल लिखें अगर अपन, एग्जांपल में लिख लीजिए, एग्जांपल में लिखिए द परसेंटेज मार्क्स, द परसेंटेज मार्क्स scored by 10 students of a class, the percentage marks scored by 10 students of a class, in a test, are 28, 86, 12, 30, 45, 67, 75, 92 and 64, 88. तो ये जो डेटा का कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन हुआ अपना, यस बेटा? नो सर। ओके, तो ये जो भी अपने पास कलेक्शन हुआ इसी को अपन क्या बोलेंगे? डेटा। और वो डेटा किससे रिलेट कर रहा है ना, उसके पीछे फैक्ट क्या है? दैट इज परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन अ टेस्ट। ओके, यस सर। Yes, sir. तो इसमें लिखे द सेट ऑफ दीज फिगर्स, द सेट ऑफ दीज फिगर्स, the set of these figures is a data related to, the set of these figures is the data related to the marks obtained by, the set of these figure is the data related to the marks obtained by 10 students in a class test, related to the marks obtained by 10 students in a class test.
ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्राइमरी डेटा। तो इसमें लिखें फ्रेश और फर्स्ट हैंड, है ना, फ्रेश डेटा या फिर जिसको अपन फर्स्ट हैंड डेटा बोल सकते हैं। फ्रेश और फर्स्ट हैंड डेटा इज fresh or first hand data is the primary data is the primary data ओके। जैसे कि मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उसने कोई भी काम किया तो उसने खुद ने जो डेटा कलेक्ट किया दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। क्लियर है वाली बात? फर्स्ट हैंड जो स्टार्टिंग के अंदर उसने ऑब्जर्वेशन किया और सीधे सीधे डायरेक्ट उसने वहां से डेटा उठाया, तो वो क्या हो जाएगा अपना प्राइमरी डेटा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इसमें सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के केस में लिखिए व्हेन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट collect the data himself, when investigator does not collect the data himself or Repeat कर दो. when investigator does not collect the data himself जब इन्वेस्टिगेटर जो है वो डेटा खुद कलेक्ट नहीं करता है ना, या फिर इस बात को अपन दूसरी तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं और में लिखिए द डेटा कलेक्टेड बाय published or unpublished sources। जैसे एक तो वो हुआ कि अपन ने खुद से कोई जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी चीज की, उस पे अपन ने खुद ने डेटा जो है वो बनाया, और एक दूसरा होता है कि अपन ने क्या किया, डेटा जो है वो क्या कर लिया, अपन ने कहीं से उठा लिया। जैसे अपने को कोई भी बोले, है ना, जनरेशन के बारे में बोले कि अपने इंडिया की कितनी है, या इस टाइप से कोई भी डेटा अगर चाहिए होगा तो अपन क्या करेंगे, सीधा फटाफट, आजकल तो ये ट्रेंड है अपना कि सीधा गूगल पे डाला और वहां से डेटा उठा लिया। एज वो डेटा जो होगा वो क्या बोलेंगे उस डेटा को अपन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अंदर डिफरेंस पता चल गया। अभी इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद अगर कोई डेटा कलेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। या सेकेंडरी डेटा कौन सा हो जाएगा, जब इन्वेस्टिगेटर जो है वो कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड जो भी सोर्सेज है उनकी हेल्प से कोई डेटा उठाता है, उस डेटा को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। ओके, Yes, sir. ओके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए रॉ डेटा। Data obtained from direct observation. Data obtained from direct observation is called raw data. And it is also known as ungrouped data. It is also known as ungrouped data. तो रॉ डेटा कौन सा होगा, अनग्रुप डेटा कौन सा होगा? जैसे जैसे जो भी अपन ऑब्जर्वेशन जो भी करते गए उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने को मिलता गया उसको अपन सीधे सीधे डायरेक्ट एक लाइन से एक टू में सीधे सीधे डायरेक्ट उसको लिखते चले।
क्लियर है वाली बात। उसको मतलब इसका मतलब फिर ग्रुप डेटा कौन सा होगा, ग्रुप डेटा होगा कि उसको अपन और ज्यादा मीनिंगफुल बनाए, है ना, जो भी डेटा अपना उसको और ज्यादा क्लियर बनाए या फिर मीनिंगफुल बनाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर उन डेटा को अपन क्या करेंगे, ग्रुप्ड कर देंगे। तो अनग्रुप डेटा कौन सा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपन ने एक ऑब्जर्वेशन किया, तो अपन ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अपन बात करें, आदित्य की बात करें, तो पहले उसने 2 रुपए की सब्जी बेची, फिर 3 रुपए की, फिर 3 रुपए की, फिर 6 रुपए की, फिर 7, फिर 8, है ना, फिर 10 रुपए की, फिर वापस 1 रुपए की, फिर 2 रुपए की, फिर 4 रुपए की, 3 रुपए की, 3 रुपए की, और फिर उसके बाद 200 रुपए की। जैसे भाई साहब ने 200 रुपए की सब्जी बेची, उसने बोला कि चलो ठेला उठाओ चलते हैं घर, आज का काम हो गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो इस टाइप से ये जो भी उसने डेटा जो लिखा सीधे डायरेक्ट, ये डेटा कौन सा हो गया, या तो इसको अपन अनग्रुप डेटा बोलेंगे या फिर इसको रॉ डेटा बोलेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से। Yes. Yes, sir. ओके, अब इसी डेटा को थोड़ा सा थोड़े टाइम बाद जब आदित्य को सब्जी बेचने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, तो उसने क्या किया, इस डेटा को थोड़ा सा क्लियरली और क्लियर बनाने के लिए, और जो भी अपने जो भी बुक है, नोटबुक है, उसके अंदर उसने स्पेस बचाने के लिए उसने थोड़ा सा काम किया कि वैसा मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ कि मैंने 2 रुपए की सब्जी कितनी बार बेची, 1 2 बार। अच्छा ठीक है भाई, 2 बार मैंने 2 रुपए की सब्जी बेची, फिर 3 रुपए की सब्जी कितनी बार बेची, उससे पहले 1 रुपए की भी तो है। सबसे पहले 1 रुपए की सब्जी 1 बार, 2 रुपए का कितने बार काम किया इसने, 2 बार, 3 रुपीज 4 टाइम्स, Times. 6 रुपीज ओनली 1 टाइम, नहीं 4 रुपीज का 1 टाइम, ओके, 6 रुपीज का भी 1 टाइम, फिर 7 रुपीज का भी 1 टाइम, फिर 8 रुपीज का भी 1 टाइम। क्लियर है वाली बात बेटा जी। और कौन रह गया, Sir, 10 or 200. ओके, तो 10 रुपीज की कितनी बार हो गई भाई, 1 टाइम, और 200 रुपीज का कितना कितना हो गया भाई, 1 1 time. टाइम। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो ये तो हुआ अपना, यहाँ पे ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन, ओके, और ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन इन जनरल एफ आई से या एफ से डिनोट करेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी कि फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। क्लियर है वाली बात अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. तो अनग्रुप डेटा के अंदर यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इससे ऊपर तक का, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली डेफिनेशन लिखो, ग्रुप्ड डेटा। तो इसमें लिखिए, टू मेक द अनग्रुप डेटा, टू मेक द अनग्रुप डेटा clearer or meaningful, we group it, we group it into ordered intervals, we group it into ordered intervals, generally not exceeding 10, मतलब 10 से ज्यादा, इस टाइप से अपन 10 से ज्यादा नहीं बनाएंगे इन जनरल, वैसे कभी कभार अगर हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल क्या होगा, वो क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 10 और नॉट लेस देन 5, क्योंकि 10 से ज्यादा होगा तो फिर इसको ग्रुप करने का कोई मतलब सा नहीं रह जाएगा, है ना, और 5 से कम होगा तो वो सीधे डायरेक्ट ही ऑब्जर्व कर सकता है, उसमें जो है नोटबुक में वैसे भी स्पेस कम ही खा रहा था, समझ रहे हो बात को। Yes, sir. रिपीट। हाँ, तो इसमें स्पेस वाली कोई बात नहीं है, वैसे ही ये तो इन जनरल बात है, ठीक है ना, पता चला कि वहां पे नीचे ऐसे लिख दो कि ज्यादा स्पेस की वजह से, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, टू ये तो मेक अपन द समझने अनग्रुप के लिए डेटा बताए के सही। बाद ओके, तो अपने को पता चल गया कि भाई साहब ये जो भी है, इसमें जो भी ये डेटा होगा इसके अंदर ये 10 से ज्यादा, मतलब इन जनरल 10 से ज्यादा नहीं होगा और 5 से कम नहीं होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, और sir. उसमें, हाँ और उसके अंदर ये वाला एग्जांपल होगा, ओके। Yes, sir.
Who can note down, beta? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन। कब से अपन ऑब्जर्वेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, है क्या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन? तो ऑब्जर्वेशन में लिखिए, ऑब्जर्वेशन में लिखिए each numerical figure in a data, each numerical figure in a data is known as an observation। मतलब ये क्या है भैया, एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन। जो भी अपने पास में डेटा जो भी गिवन होगा, उस डेटा के अंदर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। ओके, Yes, sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लिखिए द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times, the number of times a particular observation, the number of times a particular observation occurs is called its frequency। है ना, कि कौन सा डेटा जो है, कोई सा भी एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ, है ना, कितनी बार आया, कितनी बार रिपीटिशन हुआ उसका, वही क्या हो जाएगा, उसका, उस डेटा का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये वाली बात उस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ओके, ओके, नोट डाउन बेटा ये। Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में लिखिए if each data is given with their frequency, if each data is given with their frequency, then this type of frequency distribution, if each data is given with their frequency, then this type of frequency distribution is called discrete frequency distribution। जैसा कि अपन ने पीछे वाले एक एग्जांपल में देखा था, उसके अंदर अपन ने क्या किया था, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जो है उसके सामने मिली, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें लिखे if the data is given, if the data is given in the form of, if the data is given in the form of class interval, if the data is given in the form of class interval with frequency, if the data is given in the form of class interval with frequency
with frequency, then this type of frequency distribution, is called continuous frequency distribution. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास ये लिखा हुआ है क्लास इंटरवल या मार्क्स जिसको अपन बोल दें, है ना। उसने बोला कि 10 से 20 के बीच कितने स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मान लो 20 स्टूडेंट्स के आए। फिर 20 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के उसी क्लास के अंदर, 15 स्टूडेंट्स के। ओके, नेक्स्ट 30 to 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स के। और 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मान लो 5 स्टूडेंट्स के। एंड 50 to 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, मान लो 4 स्टूडेंट्स के। ये टोटल नंबर ऑफ, ये होगी फ्रीक्वेंसी। और ये यहाँ पे क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ये जो मार्क्स है इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि जो भी पर्टिकुलर जितने जितने मार्क्स आए वो सारे के सारे मार्क्स लिखते हैं। मान लो जैसे 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए, इस टाइप से वो सारे के सारे डायरेक्ट लिखते हैं टोटल। तो वो तो हो जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने क्या किया, वो सारे ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन नहीं लिख करके उसने क्या कर दिया, एक क्लास इंटरवल यूज कर लिया कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो उसके बीच में तो चाहे 11 आए, 12, 13, 14, 15, 16 वो सारे ऑब्जर्वेशन ही आ गए। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, Yes, sir. क्लियर हुआ अच्छे से बेटा ये? Yes, sir. ओके, चलिए भाई। उसके बाद लिखिए, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि सीधे डायरेक्ट पहले तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती थी भाई, डिस्क्रीट में तो फ्रीक्वेंसी होगी वो सीधे सीधे एक पर्टिकुलर जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो वो फ्रीक्वेंसी की बात क्या करेगा, ये जो भी पूरी कंप्लीट क्लास होगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी की बात करेगा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 10। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क करके लिख भी देना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 30 to 40 is 10। ओके, तो इस तरह से अपन किसी भी क्लास की बता सकते हैं। ओके, Yes, sir. ओके, एंड यहाँ पे आगे लिख देना, एंड द मार्क्स कॉलम इज नॉन एज क्लास इंटरवल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये जो भी ये वाला जो कॉलम है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाला कॉलम किसका है, क्लास इंटरवल का है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया नोट डाउन यहाँ तक बेटा, या कर रहे हो? Sir, कर रहा हूँ. ओके, Sir, done. डन। और इसके साथ ही साथ इसके आगे लिखिए भाई, एंड the end numbers and
numbers are known as class limits. Class limits. For example, in 40 to 50 in class interval, 40 to 50, 40 and 50 are class limits. ओके ये जो भी एन नंबर्स होते हैं 10 20, नेक्स्ट वाली क्लास में 20 30, इस वाली क्लास में 30 और 40, इस वाली क्लास में 40 और 50, इस वाली क्लास में 50 और 60, ये एंड पॉइंट्स क्या, इन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट्स. ओके Yes, sir. the smaller number is the lower class limit and the greater number is the upper class limit. ओके भाई जैसे इसमें बात करें 30 टू 40 में अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट कितना है इसमें, दैट इज 40. लोअर लिमिट कितना है, दैट इज 30. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये हो गया अपना क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट्स. ओके Sir, done. ओके उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रेंज. रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन, रेंज में लिखें द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. मतलब जो भी गिवन ऑब्जर्वेशंस है उसमें मैक्सिमम वाला ऑब्जर्वेशन उठा लिया और मिनिमम वाला ऑब्जर्वेशन उठा लिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द डेटा. The difference between maximum and minimum Sir, value of even है या given है? क्या बेटा, सर जो वैल्यू वो इवन है या फिर गिवन है? given the difference between maximum and minimum value of given observations is known as range of the data. ठीक है ना. For example, उसने बोल दिया we find the range of the data 2 3 4 5 8 7 11 12. Sir, 10. 10 हो जाएगा. तो रेंज जो क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा
maximum value of observation minus the minimum value of observation. मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की कितनी है, दैट इज 12 माइनस मिनिमम वैल्यू कितना भैया 2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, Yes. sir. ओके ओके उसके बाद हेडिंग डालिए क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज तो इसमें लिखे in an exclusive form in an exclusive form the lower and upper limits are in an exclusive form the lower and upper limits are known as class boundaries. और या तो उसको अपन क्लास बाउंड्रीज बोल देंगे और या फिर उसको क्या बोलेंगे अपन ट्रू लोअर लिमिट्स एंड ट्रू अपर लिमिट ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास। For example, the boundaries of class